दोस्तों नमस्कार। यह गुजरात चुनाव है। दिल्ली की सांसें गुजरात का नाम सुनकर ऊपर नीचे होती है। जो मॉडल दिया गया, जो प्रयोगशाला बनाई गई, वो गुजरात के नाम पर बनाई गई और दिल्ली की सत्ता ने उस प्रयोगशाला का प्रयोग भी किया और मॉडल के जरिए अपनी चकाचौंध को इस दुनिया के सामने रखने की कोशिश भी की। लेकिन एक बार फिर गुजरात चुनाव, इस बार गुजरात मॉडल का जिक्र नहीं होगा। इस बार गुजरात के हिंदुत्व प्रयोगशाला का जिक्र होगा, क्योंकि गुजरात मॉडल के आश्रय तो पूंजीपति, करोड़पति, रईस, कॉरपोरेट और शहरी चकाचौंध में ही गुजरात का चुनाव खो जाएगा और उसके बाद हार मिल जाएगी, क्योंकि गुजरात की परिस्थितियां आर्थिक तौर पर लोगों को बार बार उस दिशा में ढकेल रही है जहां उनके भीतर सवाल है, किस गुजरात मॉडल का जिक्र आप करते हैं, किस वाइब्रेंट गुजरात का जिक्र आप करते हैं। चमकीली सड़कों के आश्रय पेट भरा नहीं जा सकता है और किसानों की हालत जो गुजरात के भीतर है, अलग अलग जातियों के भीतर जो सवाल गुजरात में उठ रहे हैं, वो मॉडल के जरिए इस बार नहीं साधे जा सकते हैं। तो 20 बरस के बाद गुजरात के हिंदुत्व प्रयोगशाला का जिक्र वोटरों को लुभाने के लिए, वोटरों को बांटने के लिए, वोटरों को एकजुट करने के लिए और इन सब के साए तले हर उस प्रयोग को करना है जिस प्रयोग के आश्रय 2002 की बात कहीं ना कहीं उस तबके के भीतर भी आ जाए जिसने गुजरात चुनाव तो देखे लेकिन 2002 के राजनीतिक हिंदुत्व प्रयोगशाला को न देखा न समझा। उसकी उम्र इस वक्त क्या हुई होगी और 40 बरस तक की उम्र में जो वोटरों की तादाद गुजरात के भीतर है, जब वो लगभग आधी है, तो उसकी जिंदगी को प्रभावित तो गुजरात की राजनीतिक हिंदुत्व की प्रयोगशाला ने तो बिल्कुल नहीं किया होगा, लेकिन उसे जानना चाहिए। तो वोटरों को एक साथ अपने साथ कैसे खड़ा किया जाए, राजनीतिक तौर पर यह प्रयोगशाला प्रधानमंत्री मोदी जो गुजरात से आते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जो गुजरात से आते हैं, इनकी बिसात गुजरात में बीत चुकी है और कमोवेश हर विधानसभा क्षेत्र में इनका दौरा होना है। प्रधानमंत्री आज भी गुजरात में है, कल भी गुजरात में रहेंगे, देश के गृह मंत्री आज भी गुजरात में है और आने वाले वक्त में कई दिनों तक गुजरात में ही उनकी जिंदगी चलेगी, चुनाव प्रचार में डूबेगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर गुजरात मॉडल को काफूर कर गुजरात के हिंदुत्व की प्रयोगशाला की जरूरत इस बार क्यों पड़ रही है और क्या इसी आसरे हाथ पांव फूले हुए हैं दिल्ली की सत्ता के? क्योंकि अगर प्रयोगशाला भी फेल, मॉडल भी फेल, तो फिर 2024 भी फेल और उसके बाद बीजेपी जो सिर्फ एक ही नाम के आश्रय जी रही है, सांस ले रही है, आरएसएस, जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी की काया कहीं बड़ी हो चली है और जिस गवर्नेंस का जिक्र होता है, चाहे वो गुजरात का कर लीजिए, चाहे इस देश का कर लीजिए, उस पर भी अगर एक ही शख्स काबिज है तो उसी नाम के हार को ना बीजेपी बर्दाश्त कर पाएगी, ना आरएसएस और ना ही कोई बड़ा नेता जो बीजेपी और आरएसएस से जुड़ा हुआ होगा। तो प्रयोगशाला का नायाब तरीका कैसे, किस रूप में निकाला जाए, यह सोमनाथ से निकलता है। माथे पर त्रिकुंड लगाकर भाषण देते हुए नरेंद्र मोदी की सोमनाथ की तस्वीर यकीनन बड़ी भव्य लगती है, लेकिन इस भव्यता के भीतर का सच और गुजरात के मॉडल को लेकर गुजरात की प्रयोगशाला का सच दोनों क्या है? क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री वलसाड़ में थे, जो वासी में तकरीबन 11 किलोमीटर तक वह लोगों से मिल रहे थे, सड़क पर थे, गाड़ी में थे, दोनों तरफ लोगों की मौजूदगी थी। लेकिन वो कह क्या रहे थे? वो कल कह रहे थे कि दरअसल जो गुजरात को बदनाम कर रहे हैं उन्हें जगह नहीं मिलनी चाहिए। यानी जो मोदी का विरोध कर रहा है, यानी जो बीजेपी का विरोध कर रहा है और जो 27 बरस से बीजेपी गुजरात में काबिज है, उसने क्या कुछ नहीं दिया। समुद्र के किनारे खारे पानी की पहचान लिए गुजरात जीता रहा जब तक कांग्रेस की सत्ता थी और उसके बाद देखिए मीठा पानी हर किसी को मिल रहा है। यही वो मॉडल है जिसका विरोध जो करे उसको जगह मत दो, इसका जिक्र उन्होंने आज किया। यानी गुजरात के राजनीतिक तौर पर सिर्फ बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द कैसे खड़ा किया जाए और इस प्रयोगशाला में
2002 की आहट क्यों सुनाई देनी चाहिए, यह आज सबसे बड़ा सबूत है इस बात का कि आखिर दिल्ली के हाथ पांव गुजरात को लेकर क्यों कांप रहे हैं और वो विकास के मॉडल से इतर गुजरात के भीतर की राजनीतिक हिंदुत्व प्रयोगशाला को क्यों आजमाना चाहते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री आज सोमनाथ मंदिर गए, बाहर निकले तो सद्भावना ग्राउंड में जब वो पहुंचे तो माथे पर त्रिकुंड था, सामने कमल का चुनाव चिन्ह था और उस पर भाषण चल रहा था। फिर राजकोट पहुंचे, त्रिकुंड मिट चुका था। वहां घेराजी टाउन पहुंचे, वहां उन्होंने भाषण दिया। उस सीट पर हालांकि कांग्रेस काबिज है। उसके बाद वो अमरेली गए, वहां पर स्कूल ग्राउंड में पहुंचे, वहां भी उन्होंने भाषण दिया। फिर बटोट, वहां पर भाषण, और वहां पर त्रिकोणीय खडियार का जो इलाका है वहां पर उनका भाषण। तमाम जगहों पे उनकी मौजूदगी बिल्कुल अलग अलग रंग में। लेकिन बात इससे नहीं निकलती है कि आखिर हिंदुत्व की प्रयोगशाला की जरूरत क्यों पड़ी। और शायद इसीलिए आपको 2002 की आहट इसलिए इस चुनाव में सुनाई देगी क्योंकि बिल्किस बानो को लेकर जो गैंगरेप और मर्डर था, उसमें जो शख्स समर्थन कर रहा था, जो माला पहना रहा था, जो संस्कारी ब्राह्मण के जिक्र कर रहा था, इन सारी बातों को लेकर, और जिसने पैनल में रहकर जल्दी रिहाई की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे, उसे टिकट दे दिया गया। तो क्या बिल्किस बानो लोगों के जहन में आ गया? लोगों को याद आ गया गुजरात में एक ऐसी राजनीतिक प्रयोग किए गए थे जिसमें मर्डर और रेप भी हो रहे थे? क्या इसकी याद दिलाई गई? नरोदा पाटिया मैसेकर कैसे भूल सकते हैं? 90 लोग मारे गए थे। जो दोषी थे मनोज कुलकर्णी, उनकी बेटी उस वक्त, अगर याद कीजिए, उस वक्त वो महज 7 साल की रही होगी, आज 29 साल की है। और लेकिन वो एमबीबीएस है, डॉक्टर है, यकीनी तौर पर वो राजनीति में आना चाहती है तो टिकट मिलना चाहिए। लेकिन उनकी बेटी को टिकट देकर और उनके साथ नामांकन करते जाते वक्त माया कोडगानी क्यों मौजूद थी? माया कोडगानी वही है माया कोडगानी जो मोदी सरकार में वहां पर मंत्री थी और दोषी पाई गई थी जिस रूप में नरोदा में जो हुआ था। और नरोदा ग्राम को लेकर फिलहाल मेडिकल ग्राउंड पे बेल मिली हुई है, यानी पैरोल पर हैं। तो वह भी नामांकन करने गई। लोगों को याद रहना चाहिए कि 2002 क्या चीज थी। गुलबर्ग सोसाइटी, इम्तियाज खान पठान 45 साल के स्टार विटनेस थे। वह धीरे धीरे पार्टी बदलते बदलते अपना देश पार्टी से चुनाव लड़ी, फिर एआईएमआईएम में आए। इस बार जेडीयू के साथ टिकट मिला है तो वहां से लड़ रहे हैं। और उनके मुद्दे को उछालने को राजनीतिक तौर पर कोई दूसरी पार्टी प्रयास नहीं कर रही है, बल्कि बीजेपी ही कर रही है। बता रही है कि देखिए, जो चश्मदीद थे उन्होंने ही कहा, तभी तो गुलबर्ग सोसाइटी का मामला सामने उभर कर आया जिसमें सत्ता को क्लीन चिट दे दी गई। इस बात का जिक्र होना चाहिए, राजनीतिक तौर पर तो हो रहा है। इसके बाद याद कीजिए डीजी बंजारा। बंजारा का नाम क्यों याद आता है? क्योंकि 3 केस आपके जहन में उन 2002 की घटना के बाद, दंगों के बाद याद कीजिए। इशरत जहां इनकाउंटर जो 2004 का जिक्र हो रहा था, उनकी जो मौत हुई थी। सोराबुद्दीन शेख 2005, तुलसीराम प्रजापति 2006। इन 3 केसेस को संभाले हुए डीजी बंजारा एक नई पार्टी बनाते हैं, प्रजा विजय पक्ष। 38 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। गुजरात के भीतर से एक आवाज उठती है कि दरअसल बीजेपी के साथ इनके संबंध हैं। ये खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं क्योंकि ये कहते हैं कि मेरा घूमना जरूरी है, क्योंकि मेरी राजनीतिक पहचान दरअसल इशरत जहां केस, सोराबुद्दीन केस, तुलसीराम प्रजापति केस से जुड़ी हुई है। लोग जानते हैं और ये सारे मामले अब अगर सुलझ गए हैं और क्लीन चिट सत्ता को मिल चुकी है तो वो कानूनी प्रक्रिया थी, रूल ऑफ लॉ था गुजरात के भीतर में। तो उस बात को भी भूल जाइए। और इसके बाद एक नाम आपके जहन में और आना चाहिए, हिरेन पंड्या का। इल्सब्रिज में जब इस 2002 के राजनीतिक प्रयोग के बाद निशाने पर हिरेन पंड्या, जो कि खुद गृह राज्य मंत्री थे, ये केस सीबीआई के पास गया। वहां से टिकट इस बार अहमदाबाद के जो मेयर रह चुके हैं, जो सिटी बीजेपी प्रेसिडेंट हैं, अमित पोपटलाल शाह, उनको टिकट दिया गया। विरोध परिवार की तरफ से जरूर हुआ। पिछले बार के जो राकेश शाह थे, उनको एमएलए थे, उनको ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि इनकी भूमिका को भी उस दौर से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर देखा जाता है। यहीं से एक सवाल उठता है कि दरअसल वाइब्रेंट गुजरात या गुजरात मॉडल क्यों नहीं, हिंदुत्व की प्रयोगशाला क्यों नहीं? तो गुजरात के वोटरों के टेंडर को जरा समझना शुरू कीजिए। 4 करोड़ 90 लाख कुल वोटर हैं।
उसमें से लगभग 2 करोड़ 35 लाख वोटर जो हैं इनकी उम्र 40 बरस से कम की है। जाहिर है जो पहली बार वोट दे रहे हैं उनका जन्म 2002 के राजनीतिक प्रयोगशाला के बाद हुआ है। यानी 2002 के जो दंगे हुए, जिन हालातों में गुजरात गुजरा, उससे बाद जन्म हुआ है, तो वो 18-19 बरस की उम्र वालों की तादाद 11,74,000 हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। उन्हें कैसे पता चलेगा? तो उम्मीदवारों के जरिए पता चलेगा। उम्मीदवारों को खड़ा करने के बाद जब विवाद होगा उसके जरिए पता चलेगा। और ये क्यों पता चलना चाहिए, इसके ऊपर आए उससे पहले एक बात और समझिए। जो 20 बरस पहले जिसका जन्म हुआ और जो 9 बरस तक का उस वक्त में रहा होगा, जाहिर है वो बच्चे थे। कोई दूध मुआ बच्चा था, कोई चलना सीख रहा था, किसी ने स्कूल जाना शुरू किया था। इनकी तादाद यानी 20 से 29 बरस के भीतर 1,02,26,000 वोटर जो हैं वह है जो उस समय नहीं जानते होंगे, बहुत बच्चे रहे होंगे। और 30 से 39 का मतलब है कि उस पीरियड में जो राजनीतिक प्रयोगशाला थी वो 10 बरस से लेकर पहली बार वोट डालने की परिस्थिति में आए हुए युवाओं की रही होगी। तो यह जो स्थिति है, उनकी तादाद जो है 1,21,00,000 है। तो उनको चीजों को रिवाइव भी करवाना है, एहसास भी कराना है। और ये 40% या कहें 50% लोग जो हैं 4,90,00,000 वोटरों में से, और एवरेज वोटिंग जो होती है ये माना जाता है कि लगभग 60-65% के लगभग वोटिंग होती है। लेकिन उसमें सबसे बेहतरीन बात यह है कि यह युवा तबका जो है इसका वोटिंग परसेंटेज 80-82% तक रहता है, अगर एवरेज 60% है तो। यानी ये अपने तौर पर ज्यादा वोट डालते हैं। तो उनको भीतर इस एहसास को, वाइब्रेंट गुजरात तो हर किसी ने देख लिया, जान लिया, समझ लिया। इस देश की चकाचौंध इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन का सपना, दुनिया के भीतर भारत की कद्दावर स्थिति, सारी चीजें देख ली और उसमें गुजरातियों के योगदान को भी समझ लिया। लेकिन इस हिंदुत्व की प्रयोगशाला के दायरे तले उसमें एक नाम गोधरा का भी आता है। और गोधरा की सीट कई मायनों में बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर जो शख्स इस बार बीजेपी का कैंडिडेट है, संयोग से वो जनता दल में भी रह चुका है, कांग्रेस में भी रह चुका है, जीतता भी आया है, बीजेपी के साथ भी रहा। तो इन बातों को, उसका नाम है सीके राहुल जी। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2002 में यहां पर सीके राहुल जी चुनाव नहीं जीते थे, वो हरीश कुमार भट्ट जीते थे। और उनको उस वक्त सबसे ज्यादा 68,000 वोट मिले थे। एक लिहाज से अगर आप इतिहास टटोलिएगा गोधरा का, तो वहां से 72 से 85 तक वहां पर कांग्रेस जीतती आई। 90 में पहली बार जनता दल जीती, क्योंकि दिल्ली में प्रयोग जनता दल का हो गया था। तो सीके राहुल जी उसी समय जनता दल में थे और वो आज बीजेपी के कैंडिडेट हैं। वही सीके राहुल जी दोबारा जब कांग्रेस में शामिल होते हैं, 2007 में चुनाव जीतते हैं, 2012 में फिर चुनाव जीतते हैं, लेकिन 2017 में वह सीके राहुल जी बीजेपी में चले जाते हैं, तो वहां से चुनाव जीतते हैं। यानी ध्यान दीजिए, जो राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर गुजरात को सामने लाया गया है, उसमें कहीं ना कहीं उसके अतीत की खुशबू इसलिए मौजूद है। और भविष्य को लेकर, अतीत को साथ लेकर चलने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो गुजरात को चाहिए, वहां के लोगों को चाहिए था, उसमें झटके में आर्थिक व्यवस्था के डगमगाने के बाद बढ़ती महंगाई और कॉरपोरेट के नेटवर्थ में भी जो सत्ता के ऊपर आश्रित होकर काम करने की परिस्थितियों ने ही गुजरात की इकोनॉमी को डामाडोल कर दिया। और इसी प्रक्रिया में 2-3 सवाल झटके में उभर कर आए। क्या इसलिए पाटीदार बीजेपी से अलग हो गए कि उन्होंने भी मान लिया कि दरअसल यानी वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? ज्यादातर पाटीदार जो पिछले चुनाव में लड़े थे, क्योंकि इस बार पाटीदार ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं बीजेपी के साथ नहीं जाकर एकमुश्त कहीं और चले जाएं तो होगी। तो राजनीतिक प्रयोगशाला में जातियों को एक साथ करने की एक ही स्थिति रहती है जहां हिंदुत्व की गूंज हो। और गुजरात की इस प्रयोगशाला के भीतर का सच यह है कि कांग्रेस हमेशा से घबराती और कतराती रही। बीजेपी के इस उग्र हिंदुत्व प्रयोगशाला के सामने वो हमेशा ही नतमस्तक हो गई। उसने खुले तौर पर ना विरोध किया ना प्रयोग किया, और वो राजनीतिक तौर पर कमजोर होती चली गई। हिंदुत्व का शब्द आया तो उसने बताने की कोशिश नहीं की कि दरअसल ये हिंदुत्व हिंदू धर्म नहीं है। और जहां पर मुसलमानों का नाम लेने से बीजेपी
कतराई नहीं बल्कि खुलकर आई कि हम तो खारिज करते हैं मुसलमानों को। कांग्रेस ने नाम लेना नहीं चाहा और आम आदमी पार्टी भी इस बार बच रही है, इसीलिए वो बिल्किस बानो से बची, इसलिए वो नरोदा पाटिया में जो उम्मीदवार खड़ा किया गया उससे बचती है, वो हर चीज से बच रही है। और कांग्रेस खामोशी बरत लेती है यह मानकर कि उसके पक्ष में चीजें हो जाएंगी। लेकिन क्या ऐसा होता? ऐसा होता नहीं है। और यह समझना चाहिए कि 2002 के चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 127 सीटें मिली थी और उस 127 सीटों के तले जब आप मौजूदा वक्त में देखेंगे तो जो स्वराष्ट्र और कच्छ का जिक्र होता है वो सबसे ज्यादा नुकसान 2002 के राजनीतिक प्रयोगशाला में बीजेपी को स्वराष्ट्र और कच्छ में ही हुआ था, जो आज भी जारी है। लेकिन इसका यह मतलब भी है कि लगभग 40% वोट कांग्रेस ने 2002 में भी पाए थे। अभी भी वो कमोवेश 40% वोट के इर्द गिर्द रहती है, लेकिन 2002 में 50% का आंकड़ा बीजेपी ने छुआ था, जो घटते घटते 44% पर आ गया। 6% उससे गायब भी हुए। लेकिन इन सब के बावजूद भी दो तीन सवाल बड़े मायने रहते हैं इस 2002 के हिंदुत्व की प्रयोगशाला के साए तले, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी से डर कर चुनाव लड़ती है। जैसे ही मसला वहां पर हिंदुत्व और बहुसंख्य की राजनीति को मुखर तरीके से बीजेपी उठाती है तो चुनौती देने की स्थिति में कांग्रेस आ नहीं पाती है। दूसरा सवाल, अगर मानकर चला जाता है कि 2002 के हिंदुत्व की प्रयोगशाला जो दंगों के जरिए की गई और किस तरह से की गई, उसका जो भी जिक्र करेगा उसका नुकसान होगा, क्योंकि मिडिल क्लास और जो शहरी मिजाज है वो कन्विंस था जो हो रहा है वो सही हो रहा है। बीजेपी ने यही बातें लगातार परोसी और अब उसकी जरूरत इस बार फिर आ गई है, क्योंकि शहरी मतदाता ही बीजेपी से इसलिए रूठा है क्योंकि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो आर्थिक हालात हैं, उससे उसका रूठना और इन सब के बीच जातियों के समीकरण के भीतर सत्ता को बदल देना और सत्ता को नई सत्ता के आश्रय फिर दिल्ली से गवर्न करना, यह भी शहरी मिजाज बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो उसके भीतर गुस्सा है, उसके भीतर विकल्प की खोज है, वो अल्टरनेटिव चाह रहा है। तो आम आदमी पार्टी को लेकर शहरों में लगते नारे यूं ही नहीं हो रहे हैं और यही घबराहट बीजेपी के भीतर है जो उसकी सांसों को फुला रही है। क्योंकि जो शहरी मध्यवर्ग हिंदू है उसने 2002 को परिस्थितियों के बाद को देखा और बीजेपी की सत्ता रही और वही सत्ता धीरे धीरे दिल्ली के प्रधानमंत्री पद तक अगर पहुंच गई तो वो कन्विंस है। वो कन्विंस है 2002 को लेकर जो शहरी मिजाज है। तो मिडिल क्लास बीजेपी के साथ है और जब तक कांग्रेस सीधे नहीं टकराएगी तब तक उसके हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा, या कुछ आएगा भी तो वो सत्ता तक पहुंचा नहीं पाएगा। शायद जो सीधे टकराता है, लेकिन फिर वही सवाल, अगर उस पीरियड में चले जाइएगा तो जहां सबसे ज्यादा इस हिंदुत्व की प्रयोगशाला का प्रयोग 2002 में हुआ था वो 65 सीटें थी। उन 65 सीटों में से 53 सीटों पर बीजेपी 2002 के चुनाव में जीती। वही राजनीतिक प्रयोग बीजेपी अब करना चाहती है, क्योंकि जो उत्तरी और मध्य गुजरात का हिस्सा है, यहां की 127 सीटों में से उस वक्त 73 सीटों पर बीजेपी जीती थी। इस बार जो बिसात प्रचार की बिछाई गई है वो प्रधानमंत्री मोदी की हो या अमित शाह की हो, आने वाले वक्त में देखिएगा तो उत्तरी और मध्य गुजरात के उन इलाकों में यह लगातार इसलिए जाएंगे क्योंकि उस अक्ष को वो लगातार जिलाए रखना चाहते हैं। और सौराष्ट्र कच्छ का जो इलाका है, प्रधानमंत्री अभी नजर आ रहे हैं, यानी चुनाव और वोटिंग के नजदीक आते आते सौराष्ट्र कच्छ से दूर होकर वह उन इलाकों में जाएंगे, क्योंकि सौराष्ट्र कच्छ ने 2002 के हिंदुत्व की प्रयोगशाला को मान्यता नहीं दी। 11 में से 9 मंत्री वहां से आते थे, वो हार गए चुनाव। ये हम 2002 का जिक्र आपसे कर रहे हैं। अब यहां पर कुछ दो सवाल और महत्वपूर्ण हैं कि हिंदुत्व की राजनीति यानी विरोध की जगह जो सॉफ्ट हिंदुत्व कांग्रेस ने अपना लिया, उसमें लोगों को यही महसूस हुआ कि दरअसल सॉफ्ट हिंदुत्व से अच्छा तो हार्ड हिंदुत्व ही है। जब हिंदुत्व ही अपनाना है तो वोटर जो था, चाहे वो मुसलमान हो या दलित हो या आदिवासी हो, उनके भीतर कुछ सवाल उलझते रहे, इसीलिए अपने इलाकों में वह क्लीन चिट नहीं दे पाए पूरे तरीके से बीजेपी को और पूरे तरीके से कांग्रेस के पक्ष में नहीं जा पाए। यह उलझन लगातार बनी रही और कांग्रेस को लगता रहा कि दरअसल जो काम हो जाना चाहिए वोटरों के जरिए खुद ही, यानी जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद समझें कि दरअसल हिंदुत्व की प्रयोगशाला जो अपनाई गई वो कितनी घातक थी, तो खुद तैयार हो जाए, यह भी संभव नहीं हुआ। शायद इसीलिए जो कांग्रेस की
वहाँ की जो यूनिट है और वहाँ के जो 3 मुस्लिम विधायक हैं जो कांग्रेस से जीत कर आते हैं, वह जिन सवालों को उठाते हैं वो सवालों का जवाब वहाँ की कांग्रेस की इकाई नहीं दे पाती है। तो जाहिर है बीजेपी तो मुसलमानों को टिकट देती नहीं है, तो मुसलमानों को बीजेपी टिकट नहीं दे रही है तो कांग्रेस ने भी कम टिकट कर दिए। 10% मुसलमान है वहाँ पर, उस लिहाज से 18 टिकट मिलनी चाहिए, लेकिन पिछले चुनाव में 6 टिकट दिए, 6 में से 3 मुसलमान जीत गए। तो जैसे दरियापुर के एमएलए हैं गयासुद्दीन शेख, जमालपुर खोड़िया के जो हैं इमरान खेड़ावाला, ये दोनों एमएलए जिन सवालों को उठाते हैं उससे कांग्रेस की प्रदेश इकाई सहमति नहीं जतलाती है। ये अंतर्विरोध रहता है, और ये अंतर्विरोध इसलिए रहता है क्योंकि वही डर है कि वो हिंदुत्व की प्रयोगशाला दोबारा लौट कर ना आ जाए। लेकिन इस बार कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा, बीजेपी की जरूरत है, और बीजेपी के भीतर भी इस देश में 2 गुजराती जो देश की सत्ता को संभाले हुए हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, वह भी समझ गए कि दरअसल गुजरात उनके राजनीतिक कैरियर से जुड़ा हुआ है, उनके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, उनके राजनीतिक प्रयोग की सफलता से जुड़ा हुआ है, और शायद इसीलिए वह कुछ बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। जो लकीर राजनीतिक प्रयोग की खींच दी तो खींच दी, और इसीलिए जो 7 बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने कहा कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे अगर हमको टिकट नहीं दोगे, तो उन 7 को सस्पेंड भी कर दिया गया। अभी आने वाले वक्त में 4 और सस्पेंड होंगे, लेकिन जो 7 सस्पेंड हुए उसमें देखिए कोई नर्मदा जिले के हैं हर्षद वसवा, जूनागढ़ के हैं अरविंद लड़ानी, सुरेंद्रनगर के हैं छतर सिंह गुंजरिया, वलसाड़ के हैं केतन भाई पटेल, राजकोट ग्रामीण के हैं भारत भाई चावड़ा जो एक वक्त नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार किया कर रहे थे 2001 में, गिर सोमनाथ से हैं उदय भाई शाह, अमरेली से हैं करण भाई बरैया। इन सभी को सस्पेंड कर दिया गया। ये मैसेज दिया गया कि जिस राजनीतिक प्रयोगशाला को मौजूदा वक्त में बीजेपी अपना रही है, निर्देश प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की बिसात के जरिए जो चल रहा है, उसमें किसी को हम आंच आने नहीं देंगे। यह मैसेज क्लियर जाना चाहिए कि एक छत्र राज का मतलब क्या होता है, और एक छत्र राज्य जब होता है तो उस एक छत्र राज्य में आप डेमोक्रेसी मत खोजिए, लोकतंत्र मत खोजिए, क्योंकि इससे पहले के चुनाव में जो बगावत हो जा करते थे और जिनको टिकट नहीं मिलता था वो निर्दलीय लड़ते थे, उनको सस्पेंड नहीं किया जाता था। इस बार सस्पेंड किया गया है क्योंकि मैसेज बहुत साफ तौर पर जीत देना है। तो शायद यही वो परिस्थिति आ गई जिसमें अलग अलग तबकों को लेकर, मुसलमानों को लेकर खामोशी कांग्रेस बरतती है, लेकिन हिंदुत्व के सवाल पर वो सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना लेती है। आम आदमी पार्टी मुस्लिमों पर खामोशी बरतती है, लेकिन मंदिर का पाठ वो करने से चूकती नहीं, और उसी के आसरे उसने भी सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना लिया। तो कार्बन कॉपी को गुजरात नहीं चाहती है, उसको चाहिए बिल्कुल ठोस अल्टरनेटिव, और ठोस अल्टरनेटिव दे पाने की स्थिति में अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तब नहीं आ पाएगी जब अपने एग्रेसिव रूप में और उस एग्रेसिव हिंदुत्व के एस्पेक्ट तले जिस प्रयोग को 2002 में करके दिखाया गया उसको खुले तौर पर उभार दिया जाए। और शायद यही काम इस वक्त खुले तौर पर गुजरात में हो रहा है। खाली उसके भीतर की लाइनों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। जो मैसेज है नए वोटरों के लिए, जो मैसेज है पुराने वोटरों के लिए, जो इस प्रयोग को देख चुके हैं, प्रभावित हो चुके हैं, उनके लिए भी मैसेज है। जो इससे प्रभावित होकर ऐसी परिस्थिति दोबारा ना आए यह सोचते हुए दुखी हो गए, उनके लिए भी मैसेज है कि आपको क्या करना है। तो यह एक नायाब राजनीतिक प्रयोग 20 साल के बाद बिंबों के आसरे लेकिन लौटा है, जो उम्मीदवारों के चयन, चुनाव प्रचार के तरीके, नामांकन के दिन की सोच और आने वाले वक्त में जिन वक्तव्यों को बयानों के जरिए निकल कर आएगा, उसमें यह मोती की तरह चमकना चाहिए। यह अंदेशा बीजेपी पाल कर रखी है, और यह मोती कहीं ना कहीं अगर यह पूरा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी यानी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी, यानी आरएसएस के प्रचारक रहे नरेंद्र मोदी, यानी उस रणनीतिकार के इर्द गिर्द ही घुमा दिया जाए, तो फिर जीत और हार दोनों परिस्थिति में नरेंद्र मोदी की होगी, और हार बर्दाश्त करने की स्थिति में 2024 से पहले किसी भी चुनाव में ना बीजेपी है, ना आरएसएस है, ना खुद प्रधानमंत्री मोदी है। इसीलिए दिल्ली बीच बीच में दिखाई देंगे। अब गुजरात में ही वक्त गुजारा जाएगा। ये नहीं कोई कहेगा एक बार आइए जरूर, यहां तो हर दिन आया जाएगा। और कमोवेश जिन कॉन्स्टिट्यूंसी को घोरना है उसमें 162 विधानसभा के क्षेत्र को अगले 20 दिनों के भीतर एक लिहाज से पाट देना है। कुछ ऐसी विधात बिछ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया।